तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इस मेथड में जो हमारे पास अमाउंट होता है वो अमाउंट क्या होता है, एक कांस्टेंट रेट से कम होता जाता है। कुछ अमाउंट है जो हर साल घटेगा, वो अमाउंट हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन जो उनका रेट होता है वो रेट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। सेकेंड मेथड जो है इसका दो नाम है, पहला नाम है डिक्लाइन बैलेंस मेथड और दूसरा इसका नाम है कांस्टेंट परसेंट मेथड। मीन्स जो हमारा रेट डिक्रीज होगा, जो भी हमारे पास रेट की वैल्यू होगी, जो रेट डिक्रीज होगा वो एक कांस्टेंट परसेंट से डिक्रीज होगा, रैंडम वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी, वो परसेंटेज के टर्म्स में आएगा और वहाँ पे परसेंटेज जो होगा कांस्टेंट होगा। पहले साल अगर 5% डिक्रीज हुआ है तो दूसरे साल भी 5% डिक्रीज होगा, तीसरे साल भी 5% डिक्रीज होगा, चौथे साल भी 5% डिक्रीज होगा। अगर ये 5% फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो रहा है तो ये फिक्स होगा, इनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ऐसी चीज़ें हैपन होती हैं वहाँ पे हम लगाते हैं बैलेंस डिक्लाइन मेथड। अब बैलेंस डिक्लाइन मेथड में हमारे पास कुछ चीज़ें हमारे पास सामने निकल के आती है कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका यूज कहाँ करते हैं। तो ये मेथड सूटेबल होता है उन स्ट्रक्चर्स के लिए जिनमें मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज होती रहती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन मोस्टली लोग रिपेयर कराते नहीं हैं, तो हम लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। लैपटॉप का एग्जांपल ले लें तो जैसे हमने क्या देखा कि लैपटॉप जो होता है वो फर्स्ट ईयर में इनके जो होते हैं, शुरू के 1 साल 2 साल 3 साल में इनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है, रिपेयरिंग कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इनमें जो रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। रिपेयरिंग कॉस्ट का मतलब कहीं भी बैटरी ख़राब हो गई, कहीं डिस्प्ले ख़राब हो गया, तो ये जो कॉस्ट लगेंगे, जो पैसे लगेंगे वो रिपेयर में आते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, रिपेयरिंग की बात कर रहे हैं, वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, तो उस केसेज में हम ये डिक्लाइन बैलेंस मेथड यूज करते हैं। इन दिस मेथड प्रॉपर्टी इज एज्यूम टू बी लॉस इट्स वैल्यू बाई फिक्स रेट। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि नाम है इसके पास कॉन्स्टेंट मेथड, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी, एक फिक्स रेट के रिस्पेक्ट में क्या करेगी, डिक्रीज होती रहेगी। वो फिक्स परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, और फिक्स परसेंट किसका होगा, बुक वैल्यू का होगा। बुक वैल्यू क्या होती है कि जब भी हम किसी टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं अमाउंट, तो उसको बुक में क्या प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाती है। तो जो उसकी बुक वैल्यू है उसको इस में FDB के नाम से डिनोट किया गया है। जो ये पार्ट है, इस पार्ट में जो बुक वैल्यू है उसको FDB के टर्म्स में डिनोट किया गया है कि FDB है, जिसको बोला गया है फिक्स डिक्लाइन बैलेंस। अब हम बात कर रहे हैं कि बुक वैल्यू जब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में, जब हमारे पास कोई भी बिल्डिंग बन के प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो बुक वैल्यू क्या होती है स्टार्टिंग में, ये फर्स्ट ईयर की स्टार्ट की बात हो रही है, तो स्टार्ट में जो उसका इनिशियल कॉस्ट होगा वही उसकी बुक वैल्यू होगी। जहाँ पे जिसको ना समझ में आएगा तुरंत चैट बॉक्स में बता देना, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, डिराइव करने के बाद ही हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ें डायरेक्ट यूज़ करेंगे फार्मूले को। तो जब हमारे पास प्रोजेक्ट बन के स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में जो उसकी बुक वैल्यू आएगी, जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, आज बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 1 साल कब से बना रहे हैं वो चीज़ें नहीं है कंसीडर, कि जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हुआ उस समय उसकी कीमत कितनी होगी, तो उस समय उसकी कीमत वही होगी जो उसका इनिशियल कॉस्ट लग गया, वही उसकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब 1 साल का डेप्रिसिएशन किसके बराबर होगा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन उसके फिक्स रेट से कितना परसेंट वो डिक्रीज हुआ। लाइक अगर हमारे पास 5% डिक्रीज हुआ तो 5% ऑफ क्या होगा, बुक वैल्यू के, तो 5% क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू के वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि FBD कि कितने परसेंट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई उसकी जो बुक वैल्यू आ रही थी इनिशियल, और बुक इनिशियल जो बुक वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, जो स्टार्टिंग की बुक वैल्यू है वो उसके इनिशियल कॉस्ट के बराबर है। फर्स्ट ईयर का जो बुक वैल्यू है वो उसके इनिशियल कॉस्ट के बराबर है। अब यहाँ पे जो नीचे लिखने का मतलब है कि आफ्टर 1 ईयर इसकी बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आफ्टर 1 ईयर जो बुक वैल्यू होगी, इनिशियल कॉस्ट जो था उनमें से 1 साल में उसकी मूल्य में क्या कमी आई, तो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ये बातें समझ आई सबको यहाँ तक?
इनिशियल कॉस्ट कुछ उसकी अमाउंट रही होगी जो हमारे पास सी आई से डिनोट करते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई एफ डी बी इंटू सी आई। अब यहाँ से जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन है तो अगर दोनों से सी आई कॉमन ले लिए तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आया सी आई 1 माइनस एफ डी बी। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर हमारे पास डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आई, बुक वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है सी आई 1 माइनस एफ डी बी। 90% कन्फ्यूज होंगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो ये मेथड है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। सेकेंड हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की। हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन की। यहाँ तक बातें समझ आ रही थी। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगा कि जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का परसेंटेज था और पहले साल की जो बुक वैल्यू आ रही थी, पहले साल की जो बुक वैल्यू आई है उसमें वो परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन होगा तो जो इसकी वैल्यू आ रही होगी, अब बी आई की वैल्यू जो हमारे पास बुक 1 B1 है, जो बुक वैल्यू 1 है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी सी आई 1 माइनस एफ डी बी। तो आपको पता है एफ डी बी मल्टीप्लाई बाई सी आई 1 माइनस एफ डी बी, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन दूसरे साल का आया। अब दूसरे साल के लास्ट में B2 का मतलब है आफ्टर 2 ईयर बुक वैल्यू क्या होगी, तो दो कंडीशन से आप निकाल सकते हो। पहला कंडीशन क्या है कि आपको B1 की वैल्यू पता थी, उनमें से दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो या इनिशियल कॉस्ट में से दोनों साल का डेप्रिसिएशन निकाल दो। दो कंडीशन है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपके पास जो बुक वैल्यू गिवन है, फर्स्ट बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर बुक वैल्यू जो है उनमें से केवल सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, या जो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट थी उनमें से पहले साल में क्या मूल्य में कमी आई, दूसरे साल में क्या मूल्य में कमी आई, ये दोनों घटा दें तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएगी, चाहे ये अडॉप्ट करें चाहे ये। रीजन क्या होता है कि सी आई माइनस डी वन जो होता है इसी को हम B1 बोलते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इस केस में अगर मैं इस जो फॉर्मूला को अडॉप्ट कर रहा हूँ तो ये हमारे पास पता थी किसकी, बुक वैल्यू की, और D2 की वैल्यू अभी हमने देखा था वो इतनी वैल्यू निकल के आई थी। D2 की वैल्यू यहाँ से इतनी निकल के आई थी। अगेन दोनों में से क्या कॉमन है, CI और 1 माइनस FBD कॉमन है, तो CI निकाल दिया, 1 माइनस FBD निकाल दिया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे पूरा कॉमन हो चुका है तो 1 बचा, और यहाँ पे ये टर्म्स कॉमन हो चुका है तो FDB बचा। अब यहाँ पे आपको पता है CI 1 माइनस FDB और 1 माइनस FDB, जो नेक्स्ट टर्म्स आप लेके आओगे वो क्या हो जाएगा, इनिशियल कॉस्ट और ब्रैकेट में 1 माइनस FDB का होल स्क्वायर। ये बुक वैल्यू आ रही है कब, आफ्टर सेकेंड ईयर। कब आ रही है बुक वैल्यू, 2 ईयर के बाद हमारे पास जो बुक वैल्यू बचा वो ये बुक वैल्यू बचा जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना था। अब इसको जनरलाइज फॉर्मूले में लिखना है। अगर 3 साल के लिए होगा तो फिर डिराइव करेंगे, चौथे साल के लिए होगा चौथे साल के लिए डिराइव करेंगे। तो इसको अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे लिखें तो जो फॉर्मूला निकल के आता है कि बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर्स वो किसके बराबर होगा, CI ब्रैकेट में 1 माइनस FDB पे पावर कितना है, n है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देख सकते हो, एक साल में इसकी पावर जो आ रही थी ये CI 1 माइनस FDB इसमें भी है, और B1 की बात करें तो CI ब्रैकेट में 1 माइनस FDB है। यहाँ पे पावर कितनी है, तो आफ्टर 1 ईयर पावर 1 की पावर हम लिखते नहीं है। आफ्टर 2 ईयर जो पावर आएगा वो पावर 2 आएगा। आफ्टर 3 ईयर जो यहाँ पे पावर आएगा बुक वैल्यू की 3 आएगी। 4 ईयर के बाद पावर 4 आएगा। तो सिमिलरली अगर हम आफ्टर n ईयर की बात करें तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी CI ब्रैकेट में 1 माइनस FDB पे पावर n। और अगर ये आखिरी n जो है, अगर ये लास्ट साल हुआ जहाँ पे बिल्डिंग की जो लाइफ स्पेन है वो ख़त्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू आएगी उसके स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू के बराबर आएगी। अगर वो n ईयर्स के लिए डिजाइन हुआ है तो जो आखिरी वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं इसके जो सेल्वेज वैल्यू होती है या स्क्रैप वैल्यू होती है उस सेल्वेज और स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही आएगी। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो सब कुछ सही है। अगर यहाँ से ये इक्वेशन समझ में आ गया कहाँ से हमने डिराइव किया, तो इस इक्वेशन में देखिए क्या किया हमने, इस पूरे टर्म्स को, एक इक्वेशन था इसको सॉल्व करने की कोशिश की, एक इक्वेशन ये था, और अगर आखिरी ईयर जाए तो ये इक्वेशन बनेगा। तो 1 माइनस FBD पे पावर n जो होगा वो होगा CS अपॉन CI। इस टर्म्स को इधर ले आए, कितना होगा CS अपॉन CI, और ये किसका है, पावर है, पावर n है, इधर भेजा तो क्या हो गया पावर 1 बटे n, और यहाँ से जो था -1 वो इधर जाके क्या हो गया +1,
और ये इक्वेशन बन के आया। यहाँ तक बातें समझ आई या नहीं समझ आई? तो FDB का इक्वेशन ये आया। डेप्रिसिएशन अगर पूछेगा कि आफ्टर n ईयर्स के बाद या x ईयर्स, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि x ईयर के बाद कितना आएगा, तो dx डेप्रिसिएशन आफ्टर x ईयर इक्वल टू CI 1 माइनस FDB पे पावर x। x क्या होगा, कितने ईयर्स के लिए हमसे पूछा गया है। तो आई होप ये सारे इक्वेशंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, या जिनको अभी भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। एनीवन हैविंग डाउट? बताओ चैट बॉक्स में किसी को कोई डाउट। बस फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया वो चीज़ें याद रखना है। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। जो हमारे पास, अगर ये फॉर्मूला सबको क्लियर है तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके और आंसर बताएं कितना आ रहा है। जो न्यूमेरिकल की वैल्यू नीचे मेंशन थी उसमें मेंशन है कि इनिशियल कॉस्ट जो है, आप पूरा का पूरा लिखें, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर is 20 lakh rupees, is 20 lakh rupees, full stop. The salvage value equal to 20,000. The salvage value is 20,000 rupees, 20,000 rupees, and design life of structure, and design life of structure is 16 years. Design life of structure is 16 years. Then calculate the depreciation. Then calculate the depreciation after 5 years. After 5 years. तो ये आपके पास कंप्लीट न्यूमेरिकल है।